हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग पे। मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने 3 मेथड पढ़े थे, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा और प्रेरण के द्वारा। ठीक है, आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वो टॉपिक है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ठीक है, आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। हिंदी में लिख लीजिए आवेश के मूलभूत गुण। पहली प्रॉपर्टीज है, लिखिए आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता इंग्लिश में लिखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसमें सुनिए, देखो स्टेटमेंट सुन लीजिए पहले, फिर अपन समझते हैं। साथ में पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। किसी भी निकाय का कुल आवेश, हिंदी में लिख लीजिए, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। इंग्लिश में लिखिए the total charge of any system is equal to algebraic sum of total charge which present in it। ठीक है, अब देखिए समझिए। जैसे हमारे पास ये कोई निकाय है। निकाय आप समझते हो ना, जहाँ पर अध्ययन किया जाता है, कोई सिस्टम है। इस निकाय में कुछ इस प्रकार आवेश मौजूद है, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, टोटल आवेश Q होगा, वो इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। अब बेटा यहाँ दूसरी सुना, एक बीजगणितीय योग होता है, एक सदिश योग होता है। कुछ अंतर पता है क्या आपको? नहीं पता है तो सुनिए। बीजगणितीय योग उनका होता है जो अदिश राशि है, और सदिश योग उनका होता है जो सदिश राशि है। जब सदिश योग करते हैं वहाँ पे तो थीटा भी आ जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि अगर अपन फोर्स को ऐड करते हैं, अगर ये F1 है, ये F2 है, और यहाँ अगर थीटा है, तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए थीटा भी देखना पड़ेगा ना बेटा, जानते हो ना आप। ठीक है, बीजगणितीय योग क्यों हुआ? क्योंकि आवेश क्या है? एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। कुल आवेश है वो इसमें मौजूद सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। तो जोड़ दो सभी को। तो ये लो, जोड़ दिया हमने। ये क्या आ गया हमारे पास? इस सिस्टम का टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, ये हमारे पास थी पहली प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। एक बार लिख लीजिए इसको, ये एग्जाम समझने के लिए लिख लीजिए एग्जाम्पल करके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, इंग्लिश में लिखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले स्टेटमेंट लिखिए। किसी भी विलगित निकाय का, अभी बात करेंगे विलगित क्या होता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है।
हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं विलगित निकाय क्या है। इसे इंग्लिश में एक बार इंग्लिश में लाइन लिख लीजिए, दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट या रिमेन्स ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक है, ये लिख लीजिए इंग्लिश में। अब बात करते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए। आइसोलेटेड सिस्टम, बेटा आपने 3 सिस्टम पढ़े थे, कौन कौन से? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। हिंदी में बोले खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। आइसोलेटेड वो सिस्टम होता है जो क्या होता है, एक्सटर्नली अफेक्ट नहीं करता बाहर से, एक्सटर्नली नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, यानी बाहर से वो अफेक्ट नहीं होता। अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास एक विलगित निकाय है, ठीक है, तो इस पर बाहर से इसे लेना देना नहीं है, कुछ अंदर कितना मौजूद है उससे बाहर इस पे कौन आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ना तो इसे अंदर वाला बाहर जा सकता है, बाहर वाला नहीं अंदर आ सकता है। ऐसा सिस्टम क्या होता है हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, ये तो हो गई आइसोलेटेड सिस्टम की बात। अब आते हैं वापस इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। अब देखिए, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश है वो संरक्षित कैसे रहता है, तो आप अपन एक एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहाँ पे कांच की छड़ को यहाँ लिख देते हैं, कांच की छड़ को किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से रगड़ा था, रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो कांच की छड़ क्या हो गई थी, धनावेशित हो गई थी, और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया था, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया था। ठीक है, अब आपको पता है ये धनावेशित क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं, और ये ऋणावेशित क्यों हुई, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कहूँ ये धनावेशित हुई है और इस पे जब वो चार्ज है वो मान लेते हैं कितना है, +2 कूलाम है, कितना है, +2 कूलाम है, और ये ऋणावेशित क्यों हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं, और मान लेते हैं ये जो इस पर चार्ज है वो -2 कूलाम है, -2 कूलाम है। अब जैसे ही इन दोनों को आप संपर्क कराओगे, जैसे ही इन दोनों को आप संपर्क कराओगे तो इन दोनों का जो टोटल चार्ज है, इन दोनों का जो टोटल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, याद कीजिए। पहली क्लास का इस एक्सपेरिमेंट का चौथा पॉइंट जो कंक्लूजन में हमने लिखा था, यही कहा था ना कि आप कांच की छड़ को रगड़िए, वापस जिससे आप रगड़ रहे उसी के टच करा दीजिए। अब वो क्या हो जाएगी, वापस निरावेशित हो जाएगी और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि उसका टोटल चार्ज क्या हो चुका है, अब 0 हो चुका है। ठीक है, या ऐसे देखिए, पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एक इक्वेशन है जिसमें मान लो NaCl है, ये NaCl है। जैसे NaCl का आयोनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है, तो आप जानते हो एक Na+ बनता है और एक Cl- बनता है बेटा। यानी एक इलेक्ट्रॉन Na से निकल कहाँ चला गया है, Cl में, सोडियम से निकल कर क्लोरीन में चला गया है, लेकिन इनका जो टोटल चार्ज है वो तो NaCl के बराबर ही है। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आपने मास का कंजर्वेशन पढ़ा था ना, कि मास रिएक्टेंट का कितना होता है और प्रोडक्ट का कितना होता है, अभिकारक और उत्पाद का मास बराबर होता था ना, सेम ऐसे ही इसका चार्ज और इसका चार्ज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक या तो इसको ऐसे लिख लीजिए, आयोनाइजेशन ऑफ साल्ट। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्शन का, नाभिकीय अभिक्रियाओं का, जो आपको आगे सेकंड किताब में जब अपन न्यूक्लियस पढ़ेंगे वहाँ आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन आपको दिखती है कि जैसे एक यूरेनियम है
जिसका परमाणु क्रमांक होता है 92 और द्रव्यमान संख्या होती है 238। जब इसका विखंडन होता है, ये टूटता है, तो ये टूटता है थोरियम में और एक अल्फा कण निकलता है। ठीक है, थोरियम का परमाणु क्रमांक होता है 90 और द्रव्यमान संख्या होती है 234। अरे बीच में वीडियो देखियो नहीं, ये पदे बजे छन छन। तो इसका होता है 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अल्फा कण होता है वो अगर आपको पता हो तो ये होता है हीलियम के बराबर। तो ये हो जाएगा हीलियम, आपको पता क्या होता है 2He4। ठीक है, अब देखिए कि यूरेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपने पढ़ा हो कि जो हमारे पास परमाणु क्रमांक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन, 92 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आवेश में कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे इस साइड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 92 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 90 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में आवेशों का मान क्या है, बराबर है, यानी कुल आवेश क्या हो गया, संरक्षित रह गया। यही है आवेश का संरक्षण का नियम। ठीक है, तो किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी आवेश को न तो बनाया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जाता है, केवल ट्रांसफर किया जाता है। और ट्रांसफर कौन होते हैं, आवेश वाहक। ट्रांसफर कौन होते हैं, आवेश वाहक। और आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये लीजिए हमारे पास सेकेंड, फिर चलते हैं थर्ड पर। आइए अब चलते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण हो सकता है आपकी बुक में लिखो क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटीकरण। आइए अब इसमें देखते हैं। देखो पहले मैं इसको समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेटमेंट केवल ये कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश की मात्रा है, किसी भी वस्तु पे जो आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। ठीक है, पहले हम समझते हैं फिर इसको लिखेंगे। देखो यहाँ समझते, देखो अगर कोई भी, देखो यहाँ पर पहले इसकी बात करते हैं क्वांटीकरण की। इंग्लिश में लिख देता हूँ पहले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए पहले समझते हैं, पहले बात करते हैं क्वांटा क्या होता है। ये आपको बहुत जगह सुनने मिलेगा, और से क्वांटा लिखा हो या कहीं जगह क्वांटम भी लिखा है, क्वांटम भी लिखा है। अब देखिए क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये सुनते हैं। जब कोई दो बॉडी को रगड़ा जाता है, क्या कोई दो बॉडी के बीच इंटरेक्शन होता है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज हो, यानी सबसे छोटा भाग किसका, किसी भी भौतिक राशि का जो आदान प्रदान किया जा सके, आदान प्रदान किया जा सके या जिसे चेंज किया जा सके, उस भाग को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रांसफर्ड दैट कॉल क्वांटा। सबसे छोटा भाग जिसे क्या किया जा सके, आदान प्रदान किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ये तो बात होगी क्वांटा क्या होता है। हम इस वर्ड को समझते हैं पहले, ठीक है, ये होगी इसके बाद। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। देखिए जब हमने कांच को किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से रगड़ा था, रेशम के कपड़े से रगड़ा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तब ये धनावेशित हो गई थी और ये ऋणावेशित हो गई थी। ठीक है, तो मेन बात ये थी सोचने की, सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे गए हैं। कैसे का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गए हैं क्या कि आधा चला जाए E/2, E/5 चला जाए आधा,
5वां भाग चला जाए, 3 गुना चला जाए 5वें भाग का। इलेक्ट्रॉन ऐसे गए हैं या इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, E2E 3E ऐसे गए हैं, ठीक है। यही इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे फेराडे। फेराडे ने जब वो स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस पे, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस पे स्टडी कर रहे थे, विद्युत अपघटन पे स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आवेशन की प्रक्रिया में सबसे छोटा जो आवेश स्थानांतरित होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, वो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो आप क्या लिखो, फेराडे ने विद्युत अपघटन के दिन के दौरान बताया कि सबसे छोटा आवेश जो आदान प्रदान होता है उसका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इन्होंने ये बताया, smallest amount of charge which can be transferred, that the value of this is equal to charge of electron, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन, आपको किस इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा होता है जो ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं बेटा, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि आज तक तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं सबसे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल, लेकिन ध्यान से सुनना, इनसे भी छोटे पार्टिकल मिल चुके हैं। जैसे प्रोटॉन का जब आगे और स्टडी की जाती है, यानी न्यूक्लियस की जब और स्टडी करते हैं, तो न्यूक्लियस की स्टडी के दौरान E/3 प्लस माइनस 2E/3 जैसे पार्टिकल भी मिलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ पर दोबारा, आवेश का क्वांटीकरण मतलब वह छोटे से छोटा भाग जो क्या हो, आदान प्रदान हो सके, उसे क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। फिर फेराडे ने कहा कि आवेशन की प्रक्रिया में सबसे छोटा भाग जो आदान प्रदान होगा वो किसका मान है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है। फिर जैसे जैसे स्टडी होती गई तो समझ में आया कि जब नाभिक का अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसे कण भी मिलते हैं, यानी उनसे भी छोटे कण मिलते हैं जिनका आवेश क्या होता है? E/3 और 2E/3, यानी इन्हें क्या कहा जाता है? क्वार्क कहा जाता है। लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ये ट्रांसफ़र क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कण हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं। ये कण क्या नहीं है? इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। इसीलिए इस आवेश को आप फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हो, मूलभूत आवेश भी कह सकते हो, या इसे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्वांटा भी कह सकते हैं। ये तो बात होगी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। पहला क्वांटा, दूसरा फेराडे ने क्या कहा। एक और बात देखो, मैंने आपको बताया भी था कि दूसरे साइंटिस्ट आए थे मिलिकन। मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंटली जो ऑयल ड्रॉप का मेथड था, तेल बूंद विधि, उससे उन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और हम फिर पहले की थ्योरी पढ़ी थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर आवेश होते हैं, लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज आ गया वो ये आ गया था, +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये मिलिकन ने बताया, ये फेराडे ने बताया था, ठीक है। अब इन सब को मिला के जो एक स्टेटमेंट बनता है वो इसका क्वांटीकरण का डेफिनेशन है। वो देखो सुनना कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज या पूर्णांक समझे ना, पूर्णांक गुणज के बराबर होती है।
इंटीजर नंबर के बराबर होती है। n क्या है यहाँ पर, n क्या है यहाँ पर, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर आप जानते हो ना, यानी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनता है किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, अर्थात Q बराबर NE। ये आप लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, ये बॉडी है, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीजर या इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब देखिए कैसे, इसको वापस समझा देता हूँ कि जब कोई वस्तु चार्ज होती है, आवेशित होती है, तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं जाते, आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे जाएंगे, पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, कमी, यानी -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या जाते हैं, पूर्णांक में, पूर्ण गुणज में जाते हैं। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लिख लीजिए। कई किताबों में आपको ये भी देखने को मिलता है Q इक्वल टू ±NE, जहाँ n की जगह क्या है 1 2 3 4। ठीक है, वो आ जाएगा। और यहाँ आप ऐसे लिखो तो आपके क्या हो जाएगा, -3 2 1 1 2 3, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, क्वांटाइजेशन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। फिर चलते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टीज़ पर। चौथी प्रॉपर्टीज है वो है आवेश की निश्चरता, आवेश की निश्चरता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से मैं पहले आपको तीसरी प्रॉपर्टीज का थोड़ा इंपॉर्टेंट वापस बता दूं। अगर कोई आपको जनरल पूछ ले बेटा कि क्वार्क क्या होता है, बेटा जनरल क्वेश्चन पूछे कि क्वार्क क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि पहले तो ये माना जाता था कि सबसे छोटे या मूलभूत कण कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक से आबंधन होता है वो क्या होता है, कमज़ोर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चलता है। लेकिन बाद में जब मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में स्टडी होती गई तो ये पता लगा कि न्यूक्लियन होता है ना, नाभिक होता है, नाभिक को तोड़ने पर भी क्या मिलते हैं, कुछ पार्टिकल मिलते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। इन क्वार्क पे जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है E/3 या 2E/3 होती है। यानी सबसे तो छोटा पार्टिकल कौन हो गए, क्वार्क हो गए। लेकिन क्वार्क है वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते। स्वतंत्र रूप में पाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है, थोड़ी सी अन्य से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन क्वार्क को बाहर निकालने के लिए वो क्या, न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ता है, नाभिक को तोड़ना पड़ता है, यानी वो स्वतंत्र रूप से हर जगह मौजूद भी नहीं है। इसीलिए हमेशा जो कौन चलेगा वो इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या चलता है, हमेशा इंटीजर नंबर में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, ना कि आधा, 1.5, 2.5 ऐसे। समझ गए ना, ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। अब वापस आ जाओ हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी पे, वो है आवेश की निश्चरता। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी आवेश का मान या किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, आवेश का मान उस वस्तु की स्थिति या निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। उस वस्तु की स्थिति या निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। Charge on any body does not depend on the position of body or coordinate system of body। ठीक है, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान वस्तु की स्थिति और निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब है Q का मान स्टेबल, स्टेशनरी में, और जब मूव करेगी दोनों में क्या होगा, सेम होगा। इसी बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं है कि अभी इसके पास 5 कूलम है, जैसे ही मैं फेंकूंगा इसका आवेश चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है,
अब आगे देखिए, परंतु, यहाँ लिखिए परंतु विशिष्ट आवेश, परंतु विशिष्ट आवेश, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, परंतु विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज। डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये विशिष्ट नाम है ना, ये स्पेसिफिक नाम है, तो आप समझ लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी है वो यूनिट मास पे पूछी गई है, कोई भी क्वांटिटी वो कहाँ पूछी गई है, यूनिट मास पे पूछी गई है, इसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। ठीक है, वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान पर आवेश की मात्रा विशिष्ट। परंतु विशिष्ट आवेश का मान, विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है, स्थिति या निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, स्थिति या निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। ये लिख लीजिए, स्थिति या निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। क्योंकि इसमें देखो m आ गया, ये जो m है ये चेंज हो जाता है, कैसे, जब हम स्पीड से फेंकते हैं। मैं आपको ये समझाऊंगा जब हम लास्ट में पढ़ेंगे आवेश व द्रव्यमान में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इतने लिख लीजिए, या क्यों के कारण में लीजिए, क्योंकि द्रव्यमान का मान स्थिति और निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। ये आपके पास प्रॉपर्टीज हो गई है, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपसे 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो हम इस पे बेस, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी ना क्वांटाइजेशन पे बेस, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एंड में। उससे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, लिख लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युतदर्शी। जैसे आपने नाम सुना होगा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, ये सभी क्या, माइक्रोस्कोप छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के काम आता है। ठीक है, और टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। वैसे इसका नाम पड़ा है स्कोप। क्या देखने के काम आता है, ये देखो, ये देखने काम आता है किसी भी वस्तु पर आवेश का संसूचन करने, आवेश का संसूचन मतलब पता करने के लिए कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं है, यानी डिटेक्शन ऑफ चार्ज, डिटेक्ट करना, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरी चीज़ यह उस वस्तु पर आवेश की ध्रुवता पता करने के काम आता है, आवेश की ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ चार्ज पता करने के काम आता है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज पता करने के काम आता है। ठीक है, इन दोनों में चीज़ में काम आता है, लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए, विद्युतदर्शी वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु पर आवेश का संसूचन और आवेश की ध्रुवता का पता किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप इज इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to help detection of charge and measure polarity of charge on a body। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बनावट की, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। आपके ज़्यादा या डिटेल में नहीं, थोड़ा सा पूछेगा आपसे 1 या 2 नंबर में। देखिए, इसकी बनावट में एक कांच का जार होता है या बोतल होती है। ठीक है, उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है। बना लीजिए भले आप साथ साथ में, नहीं तो बुक में देख के बना लेना। ठीक है, अब इस कांच का जार या बोतल में यहाँ पर एक मेटल लगा हुआ, मेटल नहीं बोल सकते, इसे कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क होता है एक तरह का पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु एकदम वो क्या होता है, एकदम डिटेल में या टच में नहीं रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि लकड़ी का जैसे ढक्कन जैसा आता है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर एक मेटेलिक डिस्क लगी होती है, मेटेलिक डिस्क लगी होती है, और इसमें से एक, इस मेटेलिक डिस्क से यहाँ एक रोड लगाई जाती है, छड़ लगाई होती है, मेटेलिक रोड, ये भी मेटल की होती है। ठीक है, ये है आपके मेटेलिक डिस्क और ये है मेटेलिक रोड, धात्विक रोड। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ कॉर्क, CORK, कॉर्क। ठीक है, अब देखिए, और इस मेटेलिक रोड के नीचे देखो, इसको कुछ पत्तियों को ऐसे किया जाता है, नीचे 2 पत्तियां लगाई जाती है मेटल की, इन्हें बोलते हैं गोल्ड लीफ,
सोने की पत्तियां लगाई जाती है, गोल्ड लीफ। ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। दोबारा सुन लीजिए, कांच की एक बोतल है, ठीक है, कांच की बोतल में यहाँ पे ये जो कॉर्क लगाया है इस रोड को स्टेबल करने के लिए लगाया गया है। ऊपर एक मेटेलिक डिस्क है, इस मेटेलिक डिस्क एक मेटेलिक रोड जुड़ी हुई है। मेटेलिक रोड के दोनों एंड पे क्या लगाई है, 2 सोने की पत्तियां लगाई है। सोने की पत्तियां ऐसी लगाई, ये क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, अच्छी चालक होता है। कौन, सोना, पढ़ा होगा आपने, ये अच्छा चालक होता है। अब देखिए आगे, ये होगी इसकी बनावट। अब ये काम कैसे करता है सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक कोई प्लास्टिक रोड है, प्लास्टिक रोड है, ठीक है। इस प्लास्टिक रोड पे आपको मान लो चार्ज पता है क्या है, पॉजिटिव है। ये सॉरी कांच की रोड है, इस पे आपको पता है चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस कांच की छड़ को इस मेटेलिक रोड पे क्या कराया, टच कराओगे। जैसे ही टच कराओगे, ये धातु की बनी हुई है, तो यहाँ से सारा आवेश कौन ले लेगी, ये धातु की डिस्क ले लेगी, ठीक है। इस डिस्क से क्या लगी हुई है, एक धात्विक रोड लगी हुई है, वो भी क्या है, चालक। तो यहाँ जैसे यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, वो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस रोड से होता हुआ नीचे आता जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर ये चार्ज प्लस है वो इन पत्तियों पर आ जाएगा, क्योंकि ये सोना भी क्या है, एक बहुत अच्छा चालक होता है। अब जैसे ही यहाँ प्लस इन पत्तियों पे आ जाएगा, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और ये पत्तियाँ कुछ ऐसे फैल जाएगी, ये पत्तियाँ कुछ ऐसे फैल जाएगी, इनमें क्या आ जाएगा, रिपल्सन आ जाएगा। इन पत्तियों में क्या आ जाएगा, रिपल्सन, क्योंकि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इतनी बात समझ गए क्या आप। अब देखो, मान लीजिए आपको दूसरी रोड दी किसी ने और आपसे बोला हमें नहीं पता इस पे कौन सा आवेश है, लेकिन इस पे जो आवेश है उस पर चार्ज है, पता करो ये कैसी चार्ज है। तो पहले समझ गए आवेश का सही सूचन करना कि आवेश है या नहीं है। देखियो, अगर आवेश नहीं होगा तो जैसे यहाँ टच करोगे, इन दोनों पत्तियों के बीच का मान लो अभी ये कोण कुछ ऐसे बना हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा बना हुआ है, पहले थीटा था अब थीटा 1 बना हुआ है, ठीक है। या ऐसे लिख लेते हैं कि थीटा 1 ज़्यादा है थीटा से, क्योंकि रिपल्सन हो गया ना। अब ये कंडीशन है पहले वाले में। दूसरी रोड आपको दी वो क्या है, मान लेते हैं कि चार्ज नहीं थी, पहले चार्ज नहीं थी, जैसे आपने यहाँ टच करोगे तो इस कोण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस कोण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि रोड है वो डिस्चार्ज्ड है, यानी अनावेशित है। पहला कंक्लूजन निकाला आपने, ठीक है। अगर आपको मान लिए कि दूसरे ने जो आपको रोड दी वो चार्ज थी, अब आपको पता करना है पोलरिटी, ध्रुवता पता करनी है, यानी प्लस है कि माइनस चार्ज है। तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ टच कराओगे, मान लो इसके पास जो आवेश था वो यहाँ से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, इन पत्तियों पर आ जाएगा। अब देखो 2 केस होंगे, जैसे यहाँ पे पत्तियों पे आएगा 2 केस मिलेंगे आपको, या तो दोनों पत्तियों के बीच का जो एंगल है वो कम होगा, या तो पत्तियों के बीच का एंगल का कम होगा। कम क्यों होगा, देखो अगर इसके पास माइनस होगा, नेगेटिव चार्ज होगी, जैसे ही इसके पास माइनस होगा वो माइनस यहाँ पे आके इस प्लस को कम करता जाएगा, प्लस माइनस मिले 0, प्लस माइनस मिले 0, यानी इसको क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा, ठीक है। यानी इनके बीच का अगर एंगल है वो क्या हो, डिक्रीज हो, एंगल क्या हो, डिक्रीज हो, तो हम क्या पता लग जाएगा कि जो रोड है वो कैसी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। रोड कैसी है, नेगेटिव चार्ज है। अगर एंगल और डिक्रीज होने लग जाए, या स्लाइटली थोड़ा सा ही चेंज हो, तो आप कह सकते हो वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसी एंगल ऑफ लिफ, यानी एंगल के बीच का ये डेविएशन है ना, कितना डेविएशन होता है, विचलन कितना होता है दोनों पत्तियों के बीच, इस विचलन कोण से हम पता लगाते हैं किसके बारे में, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज अभी भी यही है, हम ये नहीं बता सकते कि प्लस कौन सी है माइनस कौन सी है। अगर आपको मैं पहले कह दूं कि ये मेरे पास प्लस है तो आप बता सकते हो,
मेन चीज ये बेटा, ठीक है। यहाँ आप केवल डिटेक्शन ऑफ चार्ज बता सकते हो, यू कैन नॉट डिस्क्राइब द विच इज द पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव, ये नहीं बता सकते। अगर आपको कन्फर्मली पता है एक, तो दूसरे के बारे में बता सकते हो, ये होता है पोलरिटी बताना। पर्टिकुलर चार्ज के बारे में हम नहीं बता सकते, ठीक है। कैसे देखो, ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने दो वस्तुओं को रगड़ा, ये वस्तु पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। आप होगे सर पॉजिटिव जो वस्तु हुई है उसका मास है वो डिक्रीज हुआ है और इसका जो मास है वो इंक्रीज हुआ है। हमने पढ़ा था ना एक स्टेटमेंट में कि जब पॉजिटिव का मास डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 गुना 10⁻31 kg, इतना मास हम मेजर कर सकते हैं क्या? नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते। मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक डिवाइस होता है, उससे मेजर कर सकते हैं, लेकिन इतना एक्यूरेट वो भी नहीं दिखाता। तो हमें ये जस्टिफाई नहीं होता कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। हमें जनरली एक को कंसिडर करना पड़ता है इसके बेसिस पे, मास स्पेक्ट्रोग्राम पे बेसिस पे, ठीक है। ये लो हमारे पास आज हो गए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और हमने पढ़ लिया है क्या, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब टाइम को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते, इस क्लास को यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, ठीक है। मैं कुछ आपको क्वेश्चन है वो असाइनमेंट में दे दूंगा, जो आपको डाउनलोड करना है। कहाँ पे, आप क्या करिए, ब्राउज़र में जाके उस लिंक को ओपन कीजिए। लिंक को ओपन कर आपको असाइनमेंट में जाना है, वहाँ आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के टॉपिक के लिए उन क्वेश्चन को कीजिए, डाउट रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक बात, जिनने भी अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, पिछली क्लास को देख के प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट इस आने वाले संडे तक आपको हर एक को अपनी कॉपी के नोट्स की फ़ोटो मुझे मैसेज करनी है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे। 2 बात क्वेश्चन करने हैं और नोट्स की फ़ोटो भेजनी है संडे तक, जितने भी आपके लेक्चर ख़त्म हुए, ठीक है। थैंक यू।